गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हेलो 11th क्लास के स्टूडेंट्स, आज ये हमारा पहला लेक्चर है 11th क्लास का और हम इसमें कवर करेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि सबसे इजी टॉपिक है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, तो आप लोग सभी अपने नोट्स हैं उनको प्लीज़ साइड में रखें और हैंड टू हैंड जो जो मैं लिखवा रहा हूँ साथ के साथ आप नोट करेंगे अपने ही नोट्स में, अपने ही लैंग्वेज में आप इनको रिकॉर्ड करेंगे। ओके बेटा, डेप्रिसिएशन, सबसे पहले डेप्रिसिएशन होता क्या है? आपने एप्रिसिएशन वर्ड सुना होगा। एप्रिसिएशन मतलब किसी चीज़ का वैल्यू को, किसी चीज़ की वैल्यू को बढ़ा देना। ठीक है, वो होता है एप्रिसिएशन। उसी का ही अपोजिट होता है डेप्रिसिएशन, किसी चीज़ की वैल्यू का गिर जाना। और किसी चीज़ की वैल्यू कब गिरती है? जब आप उसको यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गाड़ी लेके आते हैं तो लेट सपोज आपने एक गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की, आपने उसे शोरूम से बाहर निकाला। आप उसी गाड़ी को दोबारा 1 लाख रुपए में रीसेल नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर पाते हैं तो इजीली सेल कर पाएंगे। लेकिन कोई भी समझदार इंसान सेकेंड हैंड बाइक कभी भी फुल वैल्यू पे नहीं लेगा। भले इसे वो शोरूम से निकली ही होगी, लेकिन फिर भी वो 1 लाख की बाइक के 1 लाख नहीं देगा। ठीक है, उसके नज़रिए में क्या है? उसका नज़रिया ये बोलता है कि जैसे ही ये गाड़ी शोरूम से बाहर निकली, ये यूज़ में आ गई, और अगर यूज़ में आ गई तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट घिसा होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, वो पार्ट घिसा है तो उसका तो वो वैल्यू काटेगा। हालांकि वो गाड़ी चली भी नहीं है, लेकिन एक रैशनल ह्यूमन बीइंग हमेशा यही सोचता है कि अगर कोई चीज़ सेकेंड हैंड है तो डेफिनेटली ये यूज़ में आई हुई है। ठीक है, तो वो कभी भी उसका फुल वैल्यू नहीं देगा, वो हमेशा उसमें से कुछ लेस करके देगा। ठीक है और जो अमाउंट उसने लेस किया है वही अमाउंट डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसको हम नोट्स में गो थ्रू करते हैं। तो आज हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पूरा कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। जब हम कोई फिक्स असेट जैसे मशीन, बिल्डिंग या फर्नीचर यूज करते हैं तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है, जो कि सच बात है। जो चीज़ आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, फॉर एग्जांपल ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, आज से 5 साल पहले या 7-8 साल पहले इतने ज़्यादा ट्रेंड में नहीं थे। ऐसी बात नहीं है, ईवीज बहुत पहले भी आते थे लेकिन इतने ट्रेंड में नहीं थे। आप सब लोगों ने यो बाइक का नाम सुना होगा। यो बाइक बहुत बहुत पुराना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कंपनी थी जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटीज निकाली थी, पर उस टाइम में ट्रेंड पे नहीं थे। ठीक है तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेंड में आए, बाकी की जो टेक्नोलॉजी थी वो आउटडेटेड होती गई, तो वो धीरे 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 कम होती जाती है, तो उसका वैल्यू भी गिरता जाता है। आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे और अगर यूज़ में लेंगे तो डेफिनेटली उसका हमेशा प्राइस गिरेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने उस मशीनरी को काम में लिया, आपने उस एसेट को काम में लिया, तो उसका पैसा गिरेगा। ठीक है बेटा, और उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? डेप्रीसिएशन। उसी चीज़ को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। ठीक है सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेप्रीसिएशन मीन्स अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। बेटा, ये फिक्स असेट की वैल्यू में एक डिक्रीज होता है, एक कमी आ जाती है ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंसी। समझना बेटा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक, आपका मैन्युफैक्चरिंग, आपका कपड़े मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो अगर आपने कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आप उसके लिए मशीनरी लाएंगे। वो मशीनरी आप काम में लेंगे तो टाइम टू टाइम, ऑब्वियसली अगर कोई मशीनरी काम में आ रही है बेटा तो वो खराब भी होगी। खराब होगी तो उसका वियर एंड टीयर भी होगा, उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। और एक बार कोई चीज़ खराब हुई तो वो वो मेंटेनेंस मांगती रहेगी हर बार। ठीक है बेटा, तो वो मेंटेनेंस भी मांगेगी तो उसका वैल्यू वैसे भी गिरेगा। दूसरी चीज़ मैंने बोली है पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ हर चीज़ पुरानी होती है, उस पर रस्ट भी लगेगा। ठीक है, हो सकता है उसका कोई पार्ट बनना ही बंद हो गया हो, तो वो भी एक दिक्कत है। और एक होता है बेटा ऑब्सोलेंसी। ऑब्सोलेंसी मतलब आउटडेट हो जाना, किसी टेक्नोलॉजी का आउटडेटेड हो जाना। ओके, जैसे पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी, कंप्यूटर्स में पहले सीडीज की जगह पे फ्लॉपी डिस्क आती थी। 2-2, 3-3 MB का सिर्फ उनका स्पेस होता था जिसमें आप डॉक्यूमेंट रखते थे। फिर उनकी जगह सीडीज ने ली, तो वो जो फ्लॉपी डिस्क थी वो आउटडेटेड हो गई, तो आज फाइनली वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती हैं।
ठीक है। तो जैसे जैसे चीज़ें आउटडेटेड होती जाती हैं, उनका ट्रेंड जाता है, वो ऑब्सलीट होती जाती हैं, उनका यूज़ कम हो जाता है, तो उनकी वैल्यू भी गिर जाएगी। जिसका यूज़ ही नहीं है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है बेटा। पर जब यूज़ था तब उसकी वैल्यू थी। ओके, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज वी बाय अ मशीनरी, हमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी। आफ्टर यूजिंग इट फॉर 1 ईयर, आपने 1 साल काम में लिया, उसकी वैल्यू 90,000 ही रह गई। तो बेटा ये जो 1 लाख से 90,000 के बीच का जो गैप है ना, यही डेप्रीसिएशन है। 10,000 का जो वैल्यू कम हुआ है, ठीक है, जितने से आपका वैल्यू कम हुआ है वही डेप्रीसिएशन का वैल्यू होता है। ये 1 लाख से सीधा घट के कहाँ पे आ गया, 90,000 पे। तो ये जो 10,000 का वैल्यू है ना बेटा, यही आपका डेप्रीसिएशन का वैल्यू है उस साल का, ठीक है। अब डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डेप्रीसिएशन इज अ परमानेंट, कंटिन्यूइंग और ग्रेजुअल रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। डेप्रीसिएशन क्या होता है, परमानेंट, कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल रिडक्शन। मतलब परमानेंट आपका जो वैल्यू है असेट का वो कम होता रहेगा, ग्रेजुअली धीरे 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 कम होगा, एक साथ कभी कम नहीं होता, हमेशा धीरे 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 पोर्शन में जाता है, ठीक है। जैसे 1 लाख की मशीन लिए तो फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकंड ईयर में 10,000, थर्ड ईयर में 10,000, ऐसे करके धीरे 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 कम होता है, ठीक है। चलिए रीजन फॉर डेप्रिसिएशन समझते हैं बेटा। सबसे पहला वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज। आप मशीन चलाओगे तो घसेगी तो उसको आपको वापस से रिपेयर कराना पड़ेगा, रिपेयर का खर्चा होगा। और एक बार किसी मशीनरी ने रिपेयर मांगना शुरू किया तो वो हर बार ब्रेक डाउन होगी और हर बार रिपेयर मांगेगी, ठीक है। मशीन, फर्नीचर, व्हीकल एक्सेट्रा गेट डिमांडेड डैमेज्ड और वॉर्न आउट विथ रेगुलर यूज़। आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो वो डैमेज भी होगा और वॉर्न आउट भी होएगा, ठीक है, वो काम में भी आएगा, घसेगा भी सही। पैसेज ऑफ टाइम, एक टाइम मतलब एक लंबी अवधि तक अगर आप किसी चीज़ को काम में लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका बेटा उसका ना यूजेस, ठीक है, वो पहले कितनी काम में आ रही थी या वो पहले कितना आउटपुट दे पा रही थी, उतना आउटपुट नहीं दे पाती है ड्यू टू कोई भी टेक्निकल फेलियर हो जाता है या यूजेज पैसेज ऑफ टाइम, मशीन में जंग लग जाता है, ठीक है, इस कारण से वो पहले जितना आउटपुट नहीं दे पाती हैं। देखिए, सम असेट लूज वैल्यू इवन इफ नॉट यूज, लीज राइट्स, पेटेंट। समझो, आपने कोई जगह लीज पे ली पर आप उस जगह को काम में ही नहीं ले रहे, तो आप काम में लो मत लो, पर वो उसका लीज का जो टाइम पीरियड है वो तो खत्म हो जाएगा। आपने 10 लाख रुपए में वो जगह लीज पे ली थी तो वो 10 लाख रुपए कि जितने भी टाइम के लिए आपने वो लीज पे लिया उतने टाइम में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यूज लेने या ना लेने पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, पैसेज ऑफ टाइम में वो चीज खत्म हो जाती है। अब पढ़ते हैं बेटा ऑब्सोलेंसी या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। न्यू मॉडल्स और बेटर टेक्नोलॉजी मेक ओल्ड एसेट लेस यूजफुल। बेटा अगर ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी तो डेफिनेटली आप पुरानी वाली टेक्नोलॉजी को काम में नहीं लेंगे, और जिस टेक्नोलॉजी को काम में नहीं लेंगे उसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती जाएगी, ठीक है। एक्सीडेंट के कारण भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फायर डैमेज, ठीक है, मिस हैंडलिंग वगैरह वगैरह। 5th पॉइंट है फॉल इन मार्केट प्राइस। अगर उस एसेट की मार्केट प्राइस ही गिर गई तो जब सामने वाला मतलब मार्केट में ही प्राइस उसकी गिरी हुई है तो हम प्राइस बढ़ा के दिखा के क्या करेंगे, हमें भी गिरानी पड़ेगी, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की जरूरत क्यों होती है, इंपॉर्टेंस क्या है डेप्रिसिएशन की, वो समझते हैं। टू नो द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन से हमें ये एग्जैक्टली अमाउंट का पता लग जाता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आपका इस साल का प्रॉफिट 90,000 है। अब ये 90,000 आप कैसे कह सकते हैं कि ये सही प्रॉफिट है, इसमें डेप्रिसिएशन तो लेस हुआ ही नहीं। डेप्रिसिएशन आपके लिए एक एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट में से लेस होता है। लेट सपोज आपका 10,000 का डेप्रिसिएशन था पर ये आपने लेस ही नहीं किया, और अगर आपने लेस ही नहीं किया तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखा रहे होंगे प्रॉफिट की। सबसे पहले इस 90,000 में से ये 10,000 लेस होगा और ये जो 80,000 है जो वैल्यू आया है ये आपका ट्रू एंड फेयर पोजीशन है, ठीक है, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है ना कि ये, ठीक है बेटा। तो इसलिए डेप्रिसिएशन आपका ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखाता है, और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ इसी में दिखा रहा है, ये नेट प्रॉफिट में दिखाता है, ये हमें ना हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू की भी ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखाता है।
देखिए कैसे, लेट सपोज ईयर फर्स्ट में हमारी जो मशीनरी थी उसकी वैल्यू 1 लाख है, ठीक है। अब एक बात बताइए, पूरे साल भर आप उसे काम में लेंगे तो क्या उसकी वैल्यू गिरेगी या नहीं गिरेगी? ऑब्वियसली गिरेगी। और अगर वैल्यू गिरेगी तो कितनी गिरी है? लेट सपोज हमने इस साल उसे 10,000 जितना काम में ले लिया है, 10,000 ही हमने डेप्रिसिएशन काटा था पीएनएल में से, 10,000 जितना काम में ले लिया। तो ईयर 2 का हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा? ओपनिंग बैलेंस हमारा रहेगा 90,000। हमारी जो एसेट है वो 90,000 की हो जाएगी ईयर 2 में। तो आप देखिए ईयर 1 से ईयर 2 में जो एसेट की वैल्यू है वो 90,000 रह गई। तो हमें ट्रू एंड फेयर पोजीशन कैसे पता चली? हमारा प्रॉफिट भी निकल गया कि हमारा जो डेप्रिसिएशन जो हमारा खर्चा था वो भी लेस कर दिया, तो उससे हमें हमारा ट्रू प्रॉफिट पता लगा। और डेप्रिसिएशन आपने एसेट में से लेस किया तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए एसेट का एक्चुअल वैल्यू जो बुक वैल्यू है वो पता चला। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला पॉइंट। टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, अभी अपन ने डिस्कस किया, बैलेंस शीट में भी पता लग जाएगा, ये आपको प्रॉफिट भी सही बताएगा और आपका ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन भी दिखाएगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। आप जैसे जैसे डेप्रिसिएशन काटते जाएंगे, समझिए ये नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस किसे कहते हैं बेटा? नॉन कैश एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हुए तो हैं, हमारा पैसा, हमारे कैश का कोई आउटफ्लो नहीं हुआ हमारे बिजनेस से, पर ये एक्सपेंस है। तो अगर हमने इसके नाम पे, डेप्रिसिएशन के नाम पे कुछ पैसा रख लिया, तो वो क्यों रखा है? ये एक तरीके का रिजर्व बनता जा रहा है, जिससे हम जब हमारी मशीनरी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जितने पैसे हमने जोड़ के रखे हैं उतने पैसों से हम नई मशीनरी खरीद पाएंगे। इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल हो कि अगर ये मशीनरी खराब हो जाए तो हम नई मशीनरी खरीद पाएंगे। ठीक है बेटा। फोर्थ पॉइंट है टू कंप्लाई विद लॉ एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऑब्वियसली अकाउंटिंग प्रिंसिपल और लॉ हमें यही बोलता है कि डेप्रिसिएशन हमें काटना है। ठीक है बेटा। अब कुछ टर्म्स हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कि वो वर्ड्स आपके पूरे चैप्टर में काम में आएंगे। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ असेट, कि उस असेट की कॉस्ट क्या थी। ठीक है, तो असेट की कॉस्ट में क्या क्या काउंट हो जाएगा? सबसे पहले तो उसका परचेज प्राइस, फिर एक्सपेंसेस टू ब्रिंगिंग इट टू यूजेबल कंडीशन। आप उसको, आपका पहला तो परचेज प्राइस होता है, दूसरा जब तक आप उस मशीनरी को पुट टू यूज नहीं करते हो ना, तब तक के जितने भी खर्चे आपने उस मशीनरी में लगाए हैं वो उस परचेज प्राइस में एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, आपने उसको लाने का, जो जिस जगह से भी आपने खरीदी आप वहां से लेके आ रहे हो मशीनरी को, तो वहां से लाने का खर्चा ऐड होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद उसको, उस मशीनरी को आप सेटअप करोगे, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा ऐड होगा। तो ये तीनों खर्चे ऐड होके वो मशीनरी का कॉस्ट बनेगा, ना कि सिर्फ 1 लाख रुपए जितने में आपने मशीनरी खरीदी है। इधर समझते हैं। चलिए, आपने मशीनरी परचेज करी कितने में? लेट सपोज आपने मशीनरी परचेज करी 10,000 में, उसमें आपका कैरेज लग गया कितना? आपका 1,000 रुपये का कैरेज लग गया। उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना लग गया? वो लग गया लेट सपोज आपका 500 रुपये लग गया। ठीक है, ये खर्चे मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे इस वाली कॉस्ट को ही एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीनरी मान लेते हैं। लेकिन बेटा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीनरी आएगी 11,500 रुपये। तो आपकी मशीनरी का एक्चुअल कॉस्ट 11,500 है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इस 11,500 पे लगेगा, ना कि इस 10,000 पे, क्योंकि ये पुट टू यूज तक के खर्चे थे सारे। ठीक है बेटा। चलो, कॉस्ट ऑफ असेट आप निकालना सीख गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन का खर्चा या फ्रेट का खर्चा, उसको लाने ले जाने का भाड़ा। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप किसे कहते हैं? भंगार को। ऐसी चीज जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसको आप कहीं काम में नहीं ले सकते, ये तो कबाड़ के भाव जाएगी। तो वो जो कबाड़ का भी कोई भाव होता है ना बेटा, वो पैसा भी तो हमें मिलेगा। आपकी मशीनरी है वो कहीं काम नहीं आ रही, तो लोहे के भाव तो जाएगी, और लोहे का भाव, वो पैसा तो हमें मिलेगा। ठीक है, उसी को ही कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। ठीक है,
एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हमें कितना पैसा मिलेगा उसका, उसको कहते हैं। ठीक है, यूजफुल लाइफ किसे कहेंगे, उसे कहेंगे बेटा कि मशीनरी कब तक काम देगी, पीरियड ऑफ विच असेट विल बी यूज्ड। ये मशीनरी कब तक काम देगी वो इसकी यूजफुल लाइफ होती है। फिर आता है डेप्रिशिएबल अमाउंट, किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बेटा डेप्रिसिएशन हमेशा लगता है कॉस्ट ऑफ असेट जो आपने यहाँ निकाला और रेजिडुअल वैल्यू जो आपने यहाँ निकाला। ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट में से आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट जिस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, चलिए डेप्रिसिएशन समझेंगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट मतलब जिसको आप टच कर सकते हो। बेटा दो तरह की एसेट होती है, पहली टेंजिबल, दूसरी इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे ये फर्नीचर, ये टैबलेट, मोबाइल, बुक्स, लैपटॉप। ठीक है, ये सब टेंजिबल एसेट है। लेकिन ऐसी एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इन सबको आप टच नहीं कर सकते हैं पर फिर भी आपकी एसेट है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल एसेट पे लगाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जिनको आप टच कर सकते हो उन एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है बेटा, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल। ठीक है, इनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू यूज ऑफ वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंसी, दैट फॉल इन वैल्यू कॉल्ड डेप्रिसिएशन। दैट फॉल इन वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जितने भी रुपए से आपका असेट का वैल्यू कम हुआ है उस रुपए को कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, अब इसका एक बार एग्जांपल देखते हैं। एक मशीनरी है बेटा जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, अब उसकी वैल्यू रह गई है 90,000, तो ये जो 10,000 है ना बेटा ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, मतलब 10,000 से उसकी वैल्यू गिर गई है। कितने से गिर गई है? 10,000 से। डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट कौन सा है? जितने से वैल्यू गिर गई है। ठीक है, ये किस पे लगेगा? टेंजिबल फिक्स एसेट पे लगेगा। ये तो होता है आपका डेप्रिसिएशन, हमने ऊपर पढ़ा था। अब आता है डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है वो समझेंगे। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? आपके तेल के कुएं, सोने की खान, ठीक है, या कोई भी मिनरल जो आप क्या कहते हैं ज़मीन से निकालते हैं, नेचुरली आप जहाँ से निकालते हैं ना, वो आपके लिए क्या होता है, उस पर आपका डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, दे आर एक्सट्रैक्टेड और यूज्ड। सिंपल लाइन में जब हम समझना बेटा, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, ऑयल, गैस, माइंस या टिम्बर यूज करते हैं और उनका स्टॉक कम होता जाता है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है बेटा, जितना कम हो गया वो डेप्रिसिएशन है। एग्जाम्पल देखो बेटा, सपोज अ कोयल माइन इज परचेज फॉर 10 लाख। आपने 10 लाख की एक कोयल माइन परचेज करी थी एंड इट एस्टिमेटेड टू हैव 1 लाख टन ऑफ कोयल्स। इसमें 1 लाख टन का कोयला निकलेगा। इफ 10,000 टन आर एक्सट्रैक्टेड इन अ ईयर, आप एक साल में 10,000 टन निकालते हो। निकलना कितना है उसमें से? टोटल 1 लाख निकलना है। आपने 10 लाख की खरीदी थी। ठीक है बेटा, तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है, तो आपका पर टन पे कितना रुपया जाएगा? 10। तो आपके 10,000 टन पे कितना जाएगा? 10,000 इंटू 10 कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये किस पे अप्लाई होता है? नेचुरल रिसोर्सेज पे, माइंस, ऑयल, वेल्स, फॉरेस्ट, इन सब पे। अब बारी आती है अमोर्टाइजेशन की। बेटा ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल में सिर्फ आपके डेप्रिसिएशन ही होगा, पर आपको फिर भी ये की टर्म पता होने चाहिए कि किस चीज़ पे क्या चीज़ एप्लीकेबल होती है। डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट्स पे, टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे। डेप्रिसिएशन लगता है किस पे? नेचुरल जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उन पे। अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है? अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली राइट ऑफ कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट। पहले था टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट पे लग रहा था डेप्रिसिएशन। वहीं इनटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह, इन पे क्या लगता है? इन पे अमोर्टाइजेशन लगता है। चलिए, जब हम कोई इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल या ट्रेडमार्क की कॉस्ट को हर साल थोड़ा थोड़ा लिख कर कम करते हैं,
उसे ही अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ये क्लियर हुआ बेटा? एग्जाम्पल, आपने एक पेटेंट परचेज किया था, कितने का? 1,00,000 का, इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 10 ईयर, 10 साल तक चलेगा। ठीक है, आपने 1,00,000 का किया था तो पर ईयर कितना काटोगे? 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब आप लेंगे इसमें 10,000 का अमोर्टाइजेशन होगा आपका हर साल। ठीक है, ये किस पे लगता है? इंटेंजिबल एसेट पे लगता है। अब आता है डाइलापिडेशन। ठीक है, डाइलापिडेशन मीन्स डैमेज और डेटोरेशन टू अ बिल्डिंग और प्रॉपर्टी ड्यू टू लॉन्ग यूज और नेग्लेक्ट। अगर जैसे डेटोरेशन मतलब आपकी कोई बिल्डिंग है, उसको आप काफी लंबे टाइम से यूज करते आ रहे हैं, तो वो धीरे 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 खत्म होती जाती है। या फिर अगर आपने उस बिल्डिंग को बंद करके रखा हुआ है या सुनसान छोड़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। ठीक है बेटा, इट इज जनरली यूज व्हेन वी टॉक अबाउट रेंटल प्रॉपर्टी। ये रेंटल प्रॉपर्टी के केस में काम में आता है, ध्यान रखना। सिंपल लाइन में क्या बोलते हैं इसे, वो समझ लेते हैं। जब बिल्डिंग या प्रॉपर्टी पुरानी या खराब हो जाती है इस्तेमाल की वजह से, तो हम क्या करते हैं, उसका जो भी यूज होता है ना, उसे हम कहते हैं डिलैपिडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ अ टेनेंट डैमेज द रेंटल बिल्डिंग, हमारा कोई क्या कहते हैं किराएदार है, उसने हमारी बिल्डिंग को डैमेज कर दिया है, द कॉस्ट ऑफ रिपेयर फॉर द डैमेज इज कॉल्ड डिलैपिडेशन कॉस्ट। ठीक है, ये डिलैपिडेशन कॉस्ट मानी जाएगी। अप्लाइड ऑन बिल्डिंग और प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग और प्रॉपर्टी पे अप्लाई करी जाती है। अब समझते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या होती है बेटा। डेप्रिसिएबल कॉस्ट हमने ऊपर भी समझा था, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, एसेट की टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू निकाल दो, जो बचा वही आपके लिए क्या होगा? डेप्रिसिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, आपकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1,00,000 थी, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, यूजफुल लाइफ 5 ईयर है। डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या हो गई? 1,00,000 माइनस 10,000, ये जो 90,000 आया ये आपकी डेप्रिसिएबल कॉस्ट हो गई। और ये 90,000 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में खत्म हो जाएगा, मतलब हर साल आप इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग। ये एक छोटा सा, मतलब वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, पर आपके इसमें बहुत छोटे लेवल पे इसको कवर किया गया है। कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होती है? जब आप एक बहुत ही बड़ा एसेट खरीदते हैं, लेट सपोज, इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, वो आप समझते हैं। इसमें हमने दिया है एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट का। समझिए बेटा, अगर आप एक एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो उस एयरक्राफ्ट में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, जिनका लाइफ टाइम, जो लाइफ होता है वो अलग अलग होता है। लेट सपोज एयरक्राफ्ट के इंजन का लाइफ अलग होगा, उसके प्रोपेलर्स का लाइफ अलग होगा, तो उन सारी चीज़ों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। एयरक्राफ्ट पूरा है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट के जो कंपोनेंट है ना, उन पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, क्योंकि उनकी लाइफ अलग अलग है। ठीक है, इधर देखो, मान लो आपने एक बड़ा एसेट लिया, जैसे एक एयरक्राफ्ट या बिल्डिंग। ये एक हैवी मशीन है। अब उस एसेट के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका लाइफ अलग होता है और जिनकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई होती है बेटा। और मैंने आपको समझाया ना, हर पार्ट, जितने भी पार्ट्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, उन पार्ट्स का अलग अलग वैल्यू और अलग अलग लाइफ होती है। तो डेप्रिसिएशन हम लाइफ के हिसाब से लगाते हैं, जो यूजफुल लाइफ होती है उसके हिसाब से लगाते हैं। कोई कंपोनेंट का लाइफ हो सकता है लंबा हो, कोई कंपोनेंट सिर्फ 2 साल ही चलता हो, तो आप 2 साल चलने वाले को 10 साल तक तो नहीं उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वो तो 2 साल का ही लगेगा। और जिसकी लाइफ 10 साल की है, क्या आप उसे 2 साल में ख़त्म कर देंगे? तो आपको दोनों कंपोनेंट का अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाना होगा। ओके, तो अकाउंटिंग में हम कहते हैं ऐसे मेजर पार्ट्स को अलग अलग ट्रीट करो, उन पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाओ, इनको हम कहते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, component accounting means recording and depreciating significant part of an asset separately if they have different use lives or different cost pattern। वही बात बेटा, अगर उनका डिफरेंट यूज लाइफ है, ठीक है, या उनका डिफरेंट कॉस्ट पैटर्न है, तो आप उनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी अलग अलग तरीके से लगाएंगे। ये आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इस पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। बस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, और ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से चलता है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, पीपीई के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, जब एक फिक्स एसेट के अंदर एक मेजर पार्ट का लाइफ या वैल्यू अलग हो,
तो हर पार्ट पर अलग डेप्रिसिएशन लगाना ही कंपोनेंट अकाउंटिंग कहलाती है। इधर देखते हैं, आपने एक एयरक्राफ्ट खरीदा A1 CR का। नाउ द एयरक्राफ्ट हैज़ डिफरेंट पार्ट। इंजन, उसके बेटा इंजन की लाइफ 10 साल है, बॉडी या जो फ्रेम था उसकी लाइफ 20 साल है और इंटीरियर फिटिंग की लाइफ 5 साल है। तो इन तीनों चीज़ों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि इनकी लाइफ अलग अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इंजन पे तो 5 साल, जैसे इंजन पे आप इंटीरियर फिटिंग के हिसाब से लगा देंगे डेप्रिसिएशन, वो तो गलत हो जाएगा। मतलब उसकी लाइफ 10 साल है, आप 5 साल में उसको खत्म कर रहे हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या बोलती है, अगर मेजर पार्ट है और उन मेजर पार्ट्स की डिफरेंट लाइफ टाइम, उसका जो लाइफ साइकिल है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो उन पे डेप्रिसिएशन भी हम डिफरेंट डिफरेंट ही लगाएंगे। चलिए, इसका एक बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल है, एक बार इसको गो थ्रू कीजिए। ठीक है, ये बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बच्चों क्लास में भी समझाया था। ठीक है, इसको एक बार वापस से गो थ्रू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, कंपोनेंट अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है? पहला, हमें उसका ट्रू वैल्यू पता चलता है। दूसरा, आपको डेप्रिसिएशन एक्यूरेट मिल जाता है कि किस किस पे कितना डेप्रिसिएशन लगना है। अगर कोई चीज़ 10 साल में ख़राब होगी तो हम उसके लिए प्लानिंग 10 साल के हिसाब से ही कर रहे हैं, तो हमारी प्लानिंग और उसको रिप्लेस करने की प्लानिंग भी एकदम सटीक होगी, ना कि किसी ऐसे कंपोनेंट के हिसाब से जिसका लाइफ कम है या ज़्यादा है। ठीक है बेटा, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है, जो कि है आपका AS10। ये ध्यान रखना, ये आपके MCQ में बन सकता है या फिर शॉर्ट आंसर्स में बन सकता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट डेप्रिसिएशन का खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के साथ आप कौन कौन से जो आपके टर्म्स हैं वो काम में लेंगे, और किन किन चीज़ों पे किस किस नाम से वैल्यू कम होती है। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इन किन किन नामों से वैल्यू कम होती है और ये किन पे लगते हैं वो हमने अच्छे से गो थ्रू किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, आपके पास हमारा नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, ये नोट्स PDF फॉर्मेट में मत रखिएगा, आप एक फिजिकल कॉपी रखिए। फिजिकल कॉपी में जो जो जैसे जैसे मैं वर्किंग लिखाता हूँ आप उस तरीके से अपनी लैंग्वेज में वो चीज़ लिखेंगे, ताकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ये नोट्स उसी हिसाब से हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले एक क्विक रिवीजन आपको मिल जाएगा। इससे शार्प रिवीजन नहीं हो सकता। आप इसका प्लीज़ फिजिकल कॉपी रखिए और अपने हाथों से नोट्स बनाइए, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए, ताकि जब आप इसे पढ़ें तो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।